कल्पना कीजिए कि किसी देश के सर्वोच्च नेता की अचानक हत्या हो जाती है। जी। देश में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है और कमांड सेंटर से सारा संपर्क टूट चुका है। बिल्कुल। एक बहुत ही डरावनी स्थिति। हाँ, लेकिन किसी इंसान के आदेश देने या बटन दबाने का इंतजार किए बिना ही उस देश की परमाणु मिसाइलें अपने आप लॉन्च हो जाती हैं। ओहो। तो ये अब कोई विज्ञान कथा या किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है। ये एक संवैधानिक वास्तविकता बन चुका है। सुप्रभात। सुप्रभात। इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं बता दूं कि आज का जो हमारा प्रसारण है ये प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है जी। और स्टाइलो न्यूज द्वारा निर्मित है, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले ये बताना बहुत आवश्यक है कि स्टाइलो न्यूज असल में क्या है। हाँ, प्लीज बताइए। तो देखिए, ये एप्लीकेशन मूल रूप से स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का ही एक कंज्यूमर वर्जन है। अच्छा। जी। इस तकनीक को विशेष रूप से सरकारों, सेनाओं और जो वैश्विक स्तर के व्यापारिक निर्णयकर्ता होते हैं ना, जी बिल्कुल। उनके लिए डिजाइन किया गया था ताकि वे जटिल खुफिया जानकारी को आसानी से समझ सकें। और अब इस टूल तक हमारे श्रोताओं की भी विशेष पहुंच है। ये तो बहुत ही उम्दा बात है। तो आज 18 मई 2026 है जी। और आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो है उत्तर कोरियाई परमाणु सिद्धांत, रूस के साथ उसके संबंध और बढ़ता क्षेत्रीय तनाव। बहुत ही गंभीर विषय है ये। बिल्कुल है। और हमारा उद्देश्य ये है कि पिछले 2 हफ्तों के जो भी घटनाक्रम हैं, उनके पैटर्न और विभिन्न दृष्टिकोणों का हम पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें। जी, बिना किसी पक्षपात के। हाँ, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के और बिना कोई डर या सनसनी पैदा किए हम विशुद्ध रूप से तथ्यों के आधार पर वर्तमान स्थिति का आकलन करेंगे। सही कहा आपने। और हमारा ध्यान इस बात पर भी रहेगा कि कैसे कूटनीति, सैन्य तकनीक और ये जो नए गठबंधन बन रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र का भविष्य कैसे तय कर रहे हैं। मतलब हम सतह पर दिखने वाली खबरों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो आइए इस घटनाक्रम की शुरुआत उत्तर कोरिया के उस बहुत ही बड़े नीतिगत बदलाव से करते हैं, जिसने देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नींव हिला दी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के जो राजदूत हैं, किम सोंग, हाँ, उनका बयान आया था। बिल्कुल, उन्होंने एक घोषणा की और स्पष्ट कर दिया कि उत्तर कोरिया अब परमाणु अप्रसार संधि, जैसे हम एनपीटी के नाम से जानते हैं, उसका अब पालन नहीं करेगा। जी, और उन्होंने कहा कि उनका परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा अब अपरिवर्तनीय यानी इर्रिवर्सिबल है। इर्रिवर्सिबल, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि इस कूटनीतिक बयान से कहीं ज्यादा अहम है मार्च 2026 में हुआ उनका संविधान संशोधन। उनकी 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली में। जी हाँ। देखिए, इस संवैधानिक संशोधन ने सुरक्षा के पूरे ढांचे को ही बदल कर रख दिया है। वो कैसे? मतलब नए कानून के अनुसार यदि सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की हत्या होती है या देश के जो परमाणु कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उस पर कोई भी बाहरी खतरा मंडराता है, तो बिना किसी से पूछे ऑटोमेटिक परमाणु जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ओहो, ऑटोमेटिक जवाबी कार्रवाई? जी। और इसके पीछे की वजह समझना बहुत जरूरी है। ये कदम ऐसे अचानक नहीं उठाया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? दरअसल खुफिया रिपोर्टें बताती हैं कि जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेही की हत्या की गई थी। जी, वो एक बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल। उसके बाद उत्तर कोरियाई नेतृत्व में एक गहरी चिंता पैदा हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी दुश्मन के नेतृत्व को एक ही वार में खत्म कर देने वाला हमला। हाँ बिल्कुल वही। उन्हें लगा कि ऐसा हमला उन पे भी तो हो सकता है। अगर मैं इसे सही ढंग से समझ रहा हूँ तो ये एक तरह की ट्रिप वायर सुरक्षा प्रणाली है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। मतलब आपने फैसले लेने की प्रक्रिया से इंसान को ही पूरी तरह हटा दिया है। इसका सीधा संदेश विरोधियों को ये देना है कि अगर आप हमारे नेतृत्व को निशाना बनाते हैं तो हम सोच विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, तबाही तुरंत होगी और अपने आप होगी। ये मुझे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की उस मशहूर डेड हैंड प्रणाली की याद दिलाता है। जी, ये तुलना स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एकदम सही है। सोवियत डेड हैंड प्रणाली का तंत्र भी तो यही था ना। यदि रेडियो एक्टिविटी या भूकंपीय झटके महसूस होते हैं और मॉस्को से कोई संपर्क नहीं हो पाता है तो कंप्यूटर अपने आप मिसाइलें फायर कर देगा। बिल्कुल। उत्तर कोरिया ने इसी डराकर रोकने या जिसे हम डिटरेंस कहते हैं, उस सिद्धांत को अब सीधे अपने संविधान में ही लिख दिया है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। और इसके साथ ही एक और वैचारिक बदलाव हुआ है जो समान रूप से गंभीर है। वो क्या है? उन्होंने अपने संविधान से दक्षिण कोरिया के साथ एकीकरण यानी रीयूनिफिकेशन का हर संदर्भ,
हमेशा के लिए हटा दिया है। एकीकरण के संदर्भ को हटाना सिर्फ शब्दों का खेल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि दशकों से दोनों देश वैचारिक रूप से यही मानते थे कि वो एक ही लोग हैं, जो बस अस्थायी रूप से अलग हो गए हैं। जी, एक ही परिवार के हिस्से हैं, ऐसा माना जाता था। हाँ, तो अब टू स्टेट या दो राष्ट्र नीति की आधिकारिक पुष्टि करके उत्तर कोरिया असल में क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, ये एक बहुत ही रणनीतिक कानूनी कदम है। मतलब जब तक आप दक्षिण कोरिया को अपना ही एक हिस्सा मानते हैं, तब तक उन पर परमाणु हथियारों का उपयोग करना वैचारिक वो कैसे बहुत कठिन होता है। बिल्कुल, अपनों पर तो हमला नहीं कर सकते। सही कहा। लेकिन जब आप उन्हें आधिकारिक तौर पर एक विदेशी और शत्रु राष्ट्र घोषित कर देते हैं, अच्छा, तो उन पर सैन्य और परमाणु हमले को सही ठहराना बहुत आसान हो जाता है। ये वैचारिक बदलाव सैन्य कार्रवाई के लिए एक साफ कानूनी रास्ता तैयार करता है। समझ गया। तो ये नया सिद्धांत केवल कागज पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक सिद्धांत तभी काम करता है जब आपके पास उसे लागू करने के लिए हथियार हों। जी। तो अब उन जमीनी और समुद्री तैयारियों पर आते हैं। हाल ही में हमने देखा कि उत्तर कोरिया ने 155 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड हाउसर तोपों का परीक्षण किया है। हाँ, ये बहुत ही आधुनिक तोपें हैं। और बताया जा रहा है कि इनकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर तक है। हाँ, तो एक आम इंसान के लिए 60 किलोमीटर के आंकड़े का क्या अर्थ है? तो देखिए, 60 किलोमीटर का सीधा मतलब है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पूरी तरह से खतरे के दायरे में आ चुकी है। पूरी राजधानी? जी। अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो सियोल दोनों देशों के बीच बने असैन्य क्षेत्र, या जिसे हम DMZ कहते हैं, वहां से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर है। ओहो, मतलब 60 किलोमीटर की रेंज सियोल को आसानी से पार कर लेगी। बिल्कुल। और अगर उत्तर कोरिया 2026 के अंत तक अपनी दक्षिणी सीमा पर इन तोपों को तैनात कर देता है, जो कि उनका प्लान है जी, तो इसका मतलब है कि वे बिना किसी मिसाइल या परमाणु हथियार का उपयोग किए ही केवल अपने पारंपरिक तोपखाने से सियोल पर भारी तबाही मचा सकते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और दूरी इतनी कम है कि किसी भी हमले की स्थिति में सियोल के नागरिकों के पास एयर रेड सायरन बजने और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने का भी शायद समय नहीं होगा। ये तो ही जमीनी खतरे की बात। लेकिन जो जानकारी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो नौसेना के विस्तार से जुड़ी है। हाँ, वो विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि उत्तर कोरिया ने अपने पहले परमाणु सक्षम विध्वंसक पोत यानी डिस्ट्रॉयर चोई होवन का निरीक्षण किया है। जी। तो एक ऐसा जहाज जो परमाणु मिसाइलें ले जा सकता है, वो इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का गणित कैसे बदलता है? देखिए, ये खतरे के आयाम को पूरी तरह से बदल के रख देता है। कैसे? मतलब जब तक उत्तर कोरिया के पास केवल जमीनी मिसाइलें थीं, तब तक दक्षिण कोरिया और अमेरिका को केवल उत्तर की ओर से आने वाले खतरों के लिए अपनी रक्षा प्रणालियां लगानी होती थीं। हाँ, उनके रडार सिर्फ उत्तर की तरफ फोकस करते थे। बिल्कुल। लेकिन अब एक परमाणु सक्षम विध्वंसक पोत का मतलब है कि खतरा अब समुद्र से आ सकता है, और वो भी किसी भी दिशा से, पूर्व से, पश्चिम से, कहीं से भी। तो ये दुश्मन की रक्षा प्रणाली को चकमा देने की एक बहुत बड़ी क्षमता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद इसी क्षमता को परखने के लिए उन्होंने 3 और 4 मई के आसपास एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। के बीच समुद्र में गिरी थी। हाँ, और वो स्टीप ट्रेजेक्टरी पर थी। तो इस तकनीक के पीछे का विज्ञान क्या है? वे मिसाइल को एक सामान्य तरीके से क्यों नहीं दागते? तो देखिए, अगर वे मिसाइल को उसकी पूरी रेंज पर एक सामान्य तरीके से दागते हैं, तो वो जापान के ऊपर से होके प्रशांत महासागर में गिरेगी। और इससे तो अन्य देशों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन होगा। बिल्कुल, और इससे सीधा युद्ध भड़क सकता है। इसलिए वे इस स्टीप ट्रेजेक्टरी का उपयोग करते हैं। मतलब मिसाइल को सीधे ऊपर भेजना? हाँ, मिसाइल को क्षैतिज दिशा में दूर तक दागने के बजाय लगभग सीधे अंतरिक्ष की ओर ऊपर दागना। अच्छा। इससे मिसाइल बहुत अधिक ऊंचाई तक जाती है और फिर उनके अपने समुद्र के काफी करीब ही वापस गिर जाती है। तो ये किसी दूसरे देश की सीमा में प्रवेश किए बिना ही परीक्षण करने का तरीका है? जी, वे बिना किसी का हवाई क्षेत्र तोड़े अपने मिसाइल के इंजन की पूरी शक्ति और उसकी क्षमता को माप लेते हैं। समझ गया। लेकिन यहाँ एक बात मुझे समझ में नहीं आती। बताइए। एक तरफ तो उनका ये नया आक्रामक संविधान है, सीमा पर तोपों की भारी तैनाती हो रही है और परमाणु मिसाइलों के परीक्षण चल रहे हैं। जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो सैनिकों का कोई भारी जमावड़ा या ट्रूप मोबिलाइजेशन तो नहीं दिख रहा है।
सही कहा आपने। कोई बड़ी रसद लाइनें या सप्लाई चेन्स नहीं बन रही हैं जो कि किसी भी वास्तविक युद्ध से पहले आवश्यक होती हैं। बिल्कुल। तो क्या ये केवल एक कोअर्सिव सिग्नलिंग है, मतलब बिना लड़े ही डर का माहौल बनाकर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश? देखिए, खुफिया एजेंसियों का भी फिलहाल यही मानना है कि ये किसी पूर्ण युद्ध यानी फुल स्केल अटैक की कोई तत्काल तैयारी नहीं है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय की गतिविधियां भी इसी ओर इशारा करती हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? वे इस समय किसी बड़े आक्रमण के बजाय जो ड्रोन से खतरे हैं या जो छोटी घुसपैठ होती हैं जी, उन पर और अपनी राजधानी की रक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो उत्तर कोरिया असल में क्या कर रहा है? उत्तर कोरिया असल में एक ग्रे जोन रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रे जोन रणनीति? हाँ, वे युद्ध की दहलीज के ठीक नीचे रहकर लगातार एक दबाव बनाए हुए हैं। उनका लक्ष्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया को हमेशा तनाव में रखना है। ताकि अंततः वे थककर कोई कूटनीतिक छूट देने पर मजबूर हो जाएं। बिल्कुल, यही उनकी रणनीति है। लेकिन इस सारे तनाव और सैन्य विकास के लिए बहुत अधिक संसाधनों और पैसों की आवश्यकता होती है। जी, जो कि उनके पास नहीं है। हाँ, और यहीं पर एक नया कोण सामने आता है, रूस के साथ उत्तर कोरिया के संबंध। ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। मई 2026 में मॉस्को में जो विक्ट्री डे परेड हुई थी, उसमें पहली बार उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी सेना के साथ मार्च करते हुए दिखाई दिए थे। और ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक तस्वीर नहीं थी, ये एक गहरे गठजोड़ का सार्वजनिक ऐलान था। बिल्कुल, और ये गठजोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध उत्तर कोरिया पर लगे हुए हैं उन्हें पूरी तरह से प्रभावहीन कर रहा है। वो कैसे? रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए लगभग 15,000 सैनिक भेजे हैं। 15,000 सैनिक? जी, और साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी सप्लाई किया है। और इसके बदले में उत्तर कोरिया को अगले 3 वर्षों में लगभग $13 बिलियन मिलने का अनुमान है। $13 बिलियन? एक ऐसे देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के कारण पूरी तरह चरमरा गई थी, ये रकम तो एक बहुत बड़ा आर्थिक जीवनदान है। बिल्कुल, ये उनके लिए एक संजीवनी की तरह है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लेन-देन केवल पैसों या गोला बारूद तक ही सीमित नहीं है। दिसंबर 2024 की उस रहस्यमय घटना को याद करें। स्पेन के पास वाली घटना। जी हाँ, स्पेन के करीब भूमध्य सागर में एक रूसी मालवाहक जहाज उर्सा मेजर डूब गया था। जब इस घटना की जांच हुई और परतें खुली तो पता चला कि वो जहाज उत्तर कोरिया के पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए अत्यंत गोपनीय परमाणु रिएक्टर के पुर्जे ले जा रहा था। जी, ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये संबंध अब केवल लेन-देन का नहीं रहा, बल्कि संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल? बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि परमाणु पनडुब्बी की तकनीक साझा करना कोई सामान्य व्यापार तो नहीं है। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने। देखिए, एक जो सामान्य डीजल पनडुब्बी होती है उसे हवा के लिए बार-बार सतह पर आना पड़ता है। हाँ, और वहां उसे आसानी से रडार पर पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक परमाणु संचालित पनडुब्बी जो है वो महीनों तक समुद्र की गहराई में बिना बाहर आए छिपी रह सकती है और दुनिया के किसी भी कोने से परमाणु हमला करने में सक्षम होती है। रूस द्वारा ऐसी संवेदनशील तकनीक साझा करना ये साबित करता है कि ये कोई अल्पकालिक समझौता नहीं है। ये एक लंबी संरचनात्मक साझेदारी है। जी, रूस को आज सैनिकों की जरूरत है और उत्तर कोरिया को कल के लिए उन्नत तकनीक की। तो दोनों मिलकर एक दूसरे की रणनीतिक कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। बहुत ही जटिल स्थिति है। तो इस बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य को अलग अलग देश किस नजरिए से देख रहे हैं, ये समझना भी कम दिलचस्प नहीं है। जी, दक्षिण कोरिया की प्रतिक्रिया सबसे अधिक ध्यान खींचती है। जहां एक और उत्तर कोरिया आक्रामक हो रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपना रहा है। ये उनका यथार्थवाद है। हाँ, और खबर ये भी है कि दक्षिण कोरिया का जो एकीकरण मंत्रालय है वो अब उत्तर कोरिया के लिए आधिकारिक तौर पर जोसियन शब्द के प्रयोग पर विचार कर रहा है। तो एक नाम बदलने से क्या कूटनीतिक प्रभाव पड़ता है? देखिए, जोशियन शब्द का कोरियाई इतिहास में बहुत गहरा महत्व है। अच्छा। जी, ये कोरियाई प्रायद्वीप पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश का नाम था। तो दक्षिण कोरिया द्वारा इस शब्द का प्रयोग करने पर विचार करना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि वे अब उत्तर कोरिया को अपने ही देश का एक भटका हुआ हिस्सा नहीं मान रहे हैं। तो फिर क्या मान रहे हैं? वे उसे जोसियन नाम के तहत एक अलग
संप्रभु इकाई के रूप में स्वीकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो सच में एक बहुत ही यथार्थवादी कदम है। बिल्कुल, वे समझ गए हैं कि अब एकीकरण असंभव है, इसलिए अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी के साथ बिना युद्ध किए शांति से रहने पर है। तो कूटनीतिक स्तर पर तो यथार्थवाद दिख रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थिति पूरी तरह से गतिरोध में फंसी नजर आती है। जी, वहाँ कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र लगातार निंदा कर रहे हैं और नए प्रतिबंधों की मांग कर रहे हैं, लेकिन रूस और चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके हर प्रस्ताव को रोक रहे हैं। यहाँ जो भू राजनीतिक हितों का टकराव है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रूस जानबूझकर इस गठबंधन का उपयोग पश्चिमी देशों का ध्यान बंटाने और नाटो को परेशान करने के लिए कर रहा है। और चीन का क्या रुख है? चीन का रुख थोड़ा जटिल है। देखिए, चीन क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, क्योंकि कोई भी युद्ध सीधा उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल, उनका व्यापार प्रभावित होगा। हाँ, लेकिन साथ ही उसे ये देखने में भी एक रणनीतिक फायदा नजर आता है कि उत्तर कोरिया के कारण अमेरिका इस क्षेत्र में पूरी तरह उलझा हुआ है। समझ गया। लेकिन जब हम आम जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। जी, जनता का नजरिया काफी अलग है। स्टाइलो न्यूज के टूल्स का उपयोग करके जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेंटिमेंट एनालिसिस किया गया तो जो भावनाएं उभर कर आईं वे बहुत ही सतर्क और डरी हुई थीं। लोगों के बीच तीसरे विश्व युद्ध को लेकर एक वास्तविक डर फैल रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर चर्चा का विश्लेषण करने पर ये साफ दिखता है कि लोग उस डेड हैंड कानून और जो ऑटोमेटिक लॉन्च सिस्टम है उससे बहुत गहराई से चिंतित हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि किसी तकनीकी खराबी या मामूली सी गलतफहमी के कारण एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो सकता है। और इसके जवाब में जो अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में रक्षा खर्च बढ़ाया जा रहा है उसको भी लोग तनाव बढ़ाने वाले कदम के रूप में ही देख रहे हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पर हमें कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी मिलती हैं जहां लोग नेताओं को रॉकेट मैन कह रहे हैं। मीम्स वगैरह बन रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस व्यंग्य के पीछे एक गहरी निराशा छिपी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अभी भी पूर्ण निरस्त्रीकरण, डीन्यूक्लियराइजेशन की मांग पर अड़ी है। जी, राजनयिक अभी भी मानते हैं कि वे उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार वापस ले लेंगे, लेकिन आम जनता के विचार कहीं अधिक व्यावहारिक दिखते हैं। सही कहा। लोग इस परमाणु वास्तविकता को एक डरावने लेकिन स्थायी सत्य के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। और यही आज की कूटनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कैसे? देखिए, जनता जानती है कि उत्तर कोरिया कभी भी अपने हथियार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही हथियार उनके अस्तित्व की एकमात्र गारंटी है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी पश्चिमी राजनयिक मंच पर खड़े होकर खुलेआम ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना दशकों की जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां रही हैं उनकी विफलता को स्वीकार करना होगा। बहुत गहरी बात कही आपने। तो इस सारे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? जी, हमारे श्रोताओं को आने वाले हफ्तों और महीनों में किन प्रमुख घटनाक्रमों पर नजर रखनी चाहिए? तो सबसे पहले मध्य जून 2026 तक हमें परमाणु सक्षम विध्वंसक पोत चॉय हॉर्न की संभावित परिचालन तैनाती यानी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर नजर रखनी होगी। जी। इसके समुद्र में उतरते ही दक्षिण कोरिया और जापान को अपनी नौसैनिक रणनीतियों में तुरंत बदलाव करना होगा। है जो सियोल को निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल, ये सीमा पर किसी भी छोटी सी झड़प को एक बड़े संघर्ष में बदल सकता है। इसके अलावा कूटनीतिक मोर्चे पर भी रूस और उत्तर कोरिया के बीच 2027 से 2031 तक के लिए एक नई पंचवर्षीय सैन्य सहयोग योजना पर हस्ताक्षर होने की प्रबल संभावना है। जी, ये जो समझौता है ये तय करेगा कि रूस और कितनी संवेदनशील तकनीक उत्तर कोरिया को भविष्य में देगा। और अंत में संयुक्त राष्ट्र में चल रहे 11वें NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस के जो परिणाम आएंगे उन पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वैश्विक समुदाय इस नई चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी नीतियों में कोई बदलाव करता है या फिर अपनी पुरानी मांगों पर ही अड़ा रहता है। जी, इन सभी घटनाक्रमों का ये निष्पक्ष विश्लेषण ये स्पष्ट करता है कि कोरियाई प्रायद्वीप में अब पुरानी नीतियां बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। सही कहा आपने। तो अब समय आ गया है कि हम इस विश्लेषण को यहीं विराम दें। जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को स्टाइलो न्यूज़ के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। यह एक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से डाउनलोड कर सकता है
और मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग वैश्विक घटनाओं पर सिर्फ सतही खबरें पढ़ने के बजाय उनके भीतर गहराई तक जाना चाहते हैं, उनके लिए यह ऐप बेहतरीन है। आप इसमें सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स यानी पूर्व में ट्विटर, वहां से जानकारी लेकर अपने लिए व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप www.stylonews.com पर जाकर इस AI पावर्ड न्यूज को ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, तो आज के इस भारी और जटिल विषय को हमारे साथ समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने आपको इन वैश्विक घटनाओं के पीछे की कहानी को समझने में मदद की होगी। भविष्य के विश्लेषणों के लिए अपने पसंदीदा विषयों का अनुरोध करना ना भूलें। जी, और हाँ, अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो जरूर करें। और विदा लेने से पहले हम आपके सोचने के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहते हैं। यदि कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है, तो क्या पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग को छोड़कर उत्तर कोरिया को एक परमाणु शक्ति के रूप में अनौपचारिक रूप से स्वीकार कर लेना ही शांति का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता बचा है? इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।